सुप्रभात। आज मैं प्राची शुक्ला और रिद्धिमा राजपाल आप सबको कविताएं उत्साह और कट नहीं रही समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब कविता उत्साह। अब रिद्धिमा आपको उत्साह कविता की व्याख्या समझाने का प्रयास करेगी। प्रस्तुत कविता में कवि बादल से घंघोर गर्जन के साथ बरसने की बात कर रहे हैं। बादल बच्चों के घुंघराले बालों जैसे हैं। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि बादल से अनुरोध करते हैं कि अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने अपने भीतर छुपाकर सब में नई फुर्ती और नया जीवन डालने के लिए बारिश करें। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि विनती करते हैं कि बादल खूब गरजे और बरसे और सारी धरती को तृप्त करें। अब हम कविता की पंक्तियों पर नजर डालते हैं। बादल गरजो घेर घेर गोर गगन धराधर को। इन पंक्तियों में धराधर बादल का पर्यायवाची है। यह कविता एक आवाहन गीत है। इसका मतलब किसी को बुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे हम आवाहन गीत कहते हैं। बादल आओ और खूब खूब बरसो, खूब गरजो बादल आओ। अगली पंक्तियां। ललित ललित काली घुंघराले बाल कल्पना से पाले। इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें प्रकृति की तुलना मानव से की गई है। जिस प्रकार छोटे बच्चे के बाल घुंघराले होते हैं, उसी तरह जब बादल आसमान में छाते हैं तो वह घुंघराले आड़े टेढ़े हो जाते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विद्युत यानी बिजली, छवि मतलब छाया और मतलब हृदय। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जिस प्रकार जब कभी नई कविता या नई चीज लिख रहा होता है, उसके मन में कई सारे विचार उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार बादलों के हृदय में बिजली उत्पन्न होती है। बादल गरजो, बादल गरजो। अगली पंक्तियां। फिर से पृथ्वी को हरा भरा कर दो। यह पहली पंक्ति का अर्थ है। दूसरी पंक्ति। विश्व के निधात की सकल जन। इनका अर्थ है आओ बादल गरजो। यहाँ के लोग बहुत बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोग गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। अब हम इन दोनों पंक्तियों को देखेंगे। इन दोनों पंक्तियों का अर्थ है आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल के से फिर। इन पंक्तियों का अर्थ है अब हम आवाहन गीत गा ही रहेंगे कि किसी अज्ञात दिशा से बादल आए। ये पृथ्वी जो गर्मी से तप रही थी, अब आप इसकी प्यास को तृप्त कर दीजिए बादल गरजो। अब हम देखेंगे कविता का सार। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों रूप देखते हैं। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करें। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे और बरसे और भीषण गर्मी से परेशान धरती को तृप्त करें। अब हम कविता अट नहीं रही की व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन में सर्वत्र मादकता मादकता छाई रहती है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। बाग बगीचों और पशु पक्षियों में फागुन का उल्लास भर जाता है। ऐसा परिवर्तन केवल और केवल फागुन में ही होता है। अतः कहा जाता है कि फागुन में जो होता है वह बाकी ऋतुओं से भिन्न है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वह चाहकर भी अपने
आंखें इस प्राकृतिक सौंदर्य से हटा नहीं सकता। कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नजर आ रही है, इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है। अब कविता की पंक्तियां देखते हैं। अट नहीं रही है, आभा फाल्गुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। अब हम अट नहीं रही है कविता की व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने फाल्गुन का मानवीयकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फाल्गुन यौन बनकर अरे देखो वर्ड। अब हम कविता अट नहीं रही है का सार देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने फाल्गुन का मानवीकरण प्रस्तुत किया है। फाल्गुन यानी फरवरी मार्च के महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फाल्गुन में सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हट नहीं सकती। इस मौसम में बाग बगीचे वन उपवनों में सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लग जाते हैं। कहीं यही लाल रंग के हैं तो कहीं हरे और डालियां अनगिनत फूलों से लग गई हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। सर्वव्यापी सुंदरता को कवि को कहीं और छोड़ नजर आ रही है, इसलिए कवि कहते हैं फाल्गुन की सुंदरता अट नहीं रही है। आशा करते हैं कि आपको ये दोनों कविताएं समझ आई होंगी। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।